तो हम देख रहे थे क्लास 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेके 2.5 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स को भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस सेट किया है उसमें हमें बना बनाया इक्वेशन मिलता था। अब उस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करते थे। पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर उसके बाद फॉर्मूला मेथड, ऐसे बहुत से मेथड्स हम लोगों ने पढ़े। 2.6 में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और क्या। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 में आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, और बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ऐसे। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि अरे स्टेटमेंट आ गया, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो इक्वेशन को फॉर्म करने में हम लोग को वर्ड्स को देखना पड़ता है, तो हम लोग उस चीज़ को पहले समझेंगे। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले रफ में समझेंगे, उसके बाद उसको फेयर में देखेंगे कि अच्छे से कैसे लिखना है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ? प्रगति का एज 2 years अगो और 3 years हैंस। 3 years हैंस मीन्स 3 साल बाद। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हैंस इज 84। तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका प्रेजेंट एज। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया है कि हमें प्रगति का एज फाइंड करना है कि अभी उसका एज कितना है। तो हमें तो उसके एज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमें यहाँ पे हिंट क्या दिया है? प्रगति का एज 2 years अगो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर तुमने प्रगति के एज को, एक सेकेंड, ठीक है, प्रगति का एज हमें पता नहीं है। जो हम लोग हमेशा करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मान लो प्रगति की एज x है। ठीक, तो हमें बोला है कि प्रगति का एज 2 साल पहले क्या होगा? तो 2 साल पहले के लिए 2 years अगो। तो अभी के इस एज में हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, हमें बस अज्यूम कर लिया कि प्रगति का आज का एज क्या है, तो x है। तो मान लो कि मेरा एज अभी मुझे पता नहीं है, या फिर अगर मैं बोल दूं कि मेरा एज अभी है कुछ 19 years और कोई बोलेगा कि 2 years पहले तुम्हारा एज क्या था, तो मैं क्या करूंगी? 19 में से 2 को माइनस करूंगी, तो कितना मिलेगा? 17। फिर अगर कोई मुझे बोले कि 3 years हैंस, मतलब अगर अभी मेरा एज 19 है और कोई बोले कि 3 साल बाद मेरा एज क्या होगा, तो 3 साल बाद के लिए क्या करूंगी? तो 3 प्लस करूंगी, तो क्या आएगा? 22 years। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, हमें प्रेजेंट एज प्रगति का पता नहीं है। तो प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लेंगे? x अज्यूम कर लो। तो 2 साल पहले प्रगति का एज क्या होगा? तो ये होगा x माइनस 2। और क्या बोला है? 3 years हैंस। हैंस मतलब 3 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे हैंस लिखा हुआ है, तो 3 year हैंस मीन्स 3 साल बाद प्रगति का एज क्या होगा? तो फिलहाल तो उसकी एज x है। 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये हम लोग देखते हैं। पहले प्रगति का एज हमें पता नहीं है, हमें उसका एज पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रगति की एज है x। अब बोला है कि 2 साल पहले प्रगति की एज कितनी होगी? तो अभी के एज में 2 years को माइनस कर दो, तो x माइनस 2। फिर हमें बोला है कि 3 साल बाद प्रगति का एज क्या होगा? तो अभी के एज में क्या करेंगे? 3 और ऐड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 3 साल बाद प्रगति का एज क्या होगा। तो ये क्या हो गया?
x प्लस 3। अब हमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसको? तो 2 साल बाद, I mean 2 साल पहले प्रगति का एज और 3 साल बाद प्रगति का एज, इसके प्रोडक्ट को अगर तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 84। ठीक है, तो 2 साल पहले प्रगति का एज और 3 साल बाद प्रगति का एज, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेंगे तो हमें टोटल कितना मिल रहा है? 84। अब इतना मिल गया। इसके बाद तो हमें पता ही है क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करो तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस 2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा और बिगर नंबर साइन, फिर माइनस 6 और ये जो 84 यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 84 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिगर नंबर साइन और 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग करते थे अभी तक अपने 2.1 से लेके 2.4 तक, हमें इस तरह से इक्वेशन दे देता था और हम लोग अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते थे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब यहाँ के बाद तो हमें पता ही है कि क्या करना है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर लो या फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लो, जो आपको ईजी लगता है यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी भी रहता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू थर्ड टर्म, तो 90 को करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और माइनस। अब इसका ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसको माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा? तो 1 मिलेगा। तो 90 का ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो एक ही हमको पता है अच्छे से कि 10 9 जा क्या होता है? 90। अब 10 को किसका साइन मिलेगा? तो मिडल वाले टर्म का साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब 9 का साइन हम लोग कैसे डिसाइड करते थे? तो इसका साइन इंटू इसका साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 10 माइनस 9 क्या होगा? 1। और यही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था और बिगर नंबर साइन क्या है? प्लस। तो अब इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। फिर अब इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो ये क्या देगा? x और x प्लस 10, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर जो ब्रैकेट है उसको एक साथ लिख लेंगे, सब एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। फिर अब एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करो, तो पहले x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? माइनस 10। और दूसरा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 9। ठीक, तो हमें यहाँ पे 2 एज मिल गया। हमें प्रगति का एज पता करना था, प्रेजेंट एज, और हमने प्रेजेंट एज को क्या माना था? x माना था। x की वैल्यू हमको यहाँ पे माइनस 10 मिल गई और माइनस 9 मिल गई। लेकिन हमें ये पता है कि एज किसी का भी कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव में आता तो क्या ही बात होती ना, हम लोग कभी बड़े ही नहीं होते, तो बहुत बुरी बात होती है कि हमारी एज हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसीलिए नेगेटिव को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज एजेस आर नेवर कंसिडर्ड इनटू नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 क्या है? तो प्रगति का प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो देख लो इसको रफ में इसी तरह करेंगे। आगे का जो भी स्टेप है फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो हमें पता ही है, ईजी है। जो भी गेम है वो यहीं पर है।
ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन को आप कैसे फॉर्म करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रेजेंट एज हमसे पूछा था, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो हम लोगों ने प्रेजेंट एज को ही अज्यूम कर लिया कि मान लो प्रगति का प्रेजेंट एज है x। अब x के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज में मान लो कि जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा प्रेजेंट एज 19, तो अगर मुझसे पूछे कि 2 साल पहले तुम्हारा एज क्या था, तो मैं क्या करूँगी, 19 में से 2 को माइनस करके बता दूंगी कि 17 था। अब अगर मेरा एज 19 है, अब कोई पूछे कि 3 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, तो 3 ऐड करके मैं बोल दूंगी 22। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया है। और फिर हमें क्या बोला था, दोनों के एजेस के प्रोडक्ट कितने हैं, तो 84। और इसको करने के बाद में किस तरह से ब्रैकेट सॉल्व करना है और x की वैल्यू को लाना है, ये तो हम लोगों ने अभी तक 2.1 से लेके 2.5 में बस यही चीज़ सीखा है कि x की वैल्यू निकालनी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नेगेटिव वैल्यू आया, एक पॉजिटिव वैल्यू आया। हमें पता है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए किसको कंसिडर करोगे, x = 9। तो अगर ये समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे क्या करना है, तो एक बार इसको फेयर में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, साइड साइड में ही मैंने कर दिया। तो जैसे हम लोगों ने किया, अज्यूम कर लो लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x, प्रेजेंट का एज उसको x मान लो, तो हर एज 2 years अगो क्या होगा, x - 2, एंड हर एज 3 years हेंस, हेंस मतलब 3 साल बाद, तो वो हो जाएगा x + 3। अब क्या बोला है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84। तो 2 years अगो एंड 3 years हेंस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो 84। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, x × x x², फिर क्या करेंगे x × 3 3x, फिर -2 × x ये हो जाएगा -2x, और -2 × 3 ये हो जाएगा -6 = 84। फिर 3x -2x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और बिगर नंबर साइन मतलब प्लस, तो ये हमको मिला। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। 90 का हमें ऐसा फैक्टर फाइंड करना था जिसको माइनस करने पे या ऐड करने पे हमें क्या मिलता, तो मिडल वाला टर्म मिलता, और मिडल वाला टर्म क्या है हमारा, तो 1। ठीक है, मिडल में हमें 1 है, तो हमें भी ऐसा कोई फैक्टर फाइंड करना था जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिलता। तो हमने देखा कि 10 9 90 होता है, और 10 में से 9 को अगर तुम माइनस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमें x के 2 वैल्यूज़ मिले, और हमें पता है कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 9 इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। ठीक है, तो ये इसमें बस इतना ही है। तो वीडियो को पॉज करके देख लो एक बार अच्छे से कैसे इसको करना है। तो अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड हमें क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, जो एक के बाद एक आते हो, जैसे x हो गया, फिर x + 1, x + 2। अब ज़रूरी नहीं है कि x ही आए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, जो एक के बाद एक लगातार आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव है और इवन नेचुरल नंबर है, इवन भी है। ठीक है, तो हमें पता है कि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव है और इवन भी है, तो क्या आएगा 2 4 6 8। मतलब क्या कि जो भी नंबर आप ले रहे हो उसमें आप 2 ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो मान लो कि पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने x ले लिया, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। ठीक है, और x क्या है, हमारा इवन नंबर है। अब ये कौन सा इवन नंबर है ये हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर करना है उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो 244 देता है। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज
244 और हमें पता नहीं है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जिसका स्क्वायर करके अगर आप सम करोगे तो आपको 244 मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो है, जैसे लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बी x। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स में 2 ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इवन नंबर्स क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे अगर देखो ये 2 है, पहला मान लो x है, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे प्लस 2, तो इसमें प्लस 2 करूँगी तब जाके मुझे कुछ इवन नंबर मिलेगा। फिर जो भी ये नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, इवन ही होगा। फिर इसमें अगर मैं प्लस 2 करूँ तो फिर से मुझे इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि पहला हमारा इवन नंबर x है और दूसरा क्या होगा x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब दोनों का स्क्वायर करोगे तो पहले x फिर x प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है 244। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला है, सम और स्क्वायर। तो पहले तो सम करेंगे दोनों का सम और दोनों का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 2 इवन नंबर्स हमें मिल गए हैं, ये हमारा फर्स्ट इवन नंबर और ये दूसरा इवन नंबर, दोनों का हमें सम भी करना है और दोनों को स्क्वायर भी करना है। तो सम एंड स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 244। तो ये मिल गया हमको हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो ये वाला जो टर्म है इसको a प्लस बी के फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2ab मतलब 2a और b, तो 2ab मिलेगा हमको 4x इज इक्वल्स टू 244। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x को लिख लो पहले, उसके बाद प्लस 4 और माइनस 244 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और तो राइट साइड हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब इसको देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 240। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आया, तो देखो इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से और इसे भी 2 से। तो ये 2 से 2 कटा, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 0 जा 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे इसको क्या करेंगे, कोई भी मेथड यूज़ करो, तो जो सबसे ईजी रहता है वो यूज़ करेंगे। तो 120 का फैक्टर ढूंढना है हमें ऐसा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, तो 2 मिलना चाहिए। तो 120 का कौन सा फैक्टर है, 120 किस टेबल में आता है, तो जो सबसे इजी लगता है ना वो देखा करो। तो 12 टेंजा कितना होता है 120। तो अगर मैं करूँ 12 टेंजा, तो 12 को किसका साइन जाएगा, मिडल वाले टर्म का प्लस, और ये तो माइनस ही है पता है हमें। फिर माइनस प्लस माइनस, तो 10 को किसका साइन जाएगा, माइनस का। अब जब हम लोग 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2, और बिगर नंबर साइन मतलब प्लस 2, तो हमें मिल रहा है। तो हमारा फैक्टर हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 12 x माइनस 10
जो भी है सारा एक ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 0। देखो किसी को अगर फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोगों ने पीछे के प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से समझा था कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये फैक्टर्स को कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उसको इक्वेशन में कैसे रखेंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर कॉमन कैसे लेना है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स को किस तरह से लिखना है, ये सब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ लिया है। तो एक बार जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब एक एक ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे तो 0 से कंपेयर करेंगे और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको -12 और x की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई हमको 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने लिए हैं, x की वैल्यू हमको मिली, तो हमें क्या पता है ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल इवन नंबर्स है और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दे आर नाइदर नेगेटिव नॉर दे आर इन रैशनल फॉर्म। रैशनल मतलब 2/3, 5/7, जो भी फ्रैक्शन में होता है ये, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स दे आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी फैक्टर में नहीं आता। तो हमें यहाँ की x की दो वैल्यूज़ मिली है, तो एक हमको मिला है नेगेटिव और एक मिला है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें क्या मिला है, तो x इज इक्वल्स टू 10 और सेकेंड वाला हमारा क्या होगा, तो x प्लस 2 था, मतलब 10 प्लस 2 दैट इज 12। तो देखो दोनों इवन नंबर्स हैं और अगर तुम दोनों का क्या बोला था, हमें सम करना है और स्क्वायर भी लेना है और दोनों का इक्वल कितना आना चाहिए, तो 244। तो एक बार देखते हैं इक्वल आता है या नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और दोनों को ऐड करो तो 244 हमें मिल रहा है। और क्वेश्चन में भी हमें यही बोला था ना, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 244। तो ऐसा कौन सा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका सम और स्क्वायर करने पे आपको 244 मिल रहा है, तो 10 और 12। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एज यूजुअल रफ में समझ लिया। अब क्या करते हैं, फिर में इसको थोड़ा देखते हैं कि अच्छे से और कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखो, लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x एंड सेकेंड इवन नेचुरल नंबर बी x प्लस 2। तो x प्लस 2 क्यों लिया, ये तो पता है इवन नंबर्स में हमेशा 2 ऐड होते जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 244। तो जो दोनों हम लोगों ने नंबर्स लिए हैं उनका सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है, जो हम लोगों ने अभी रफ में समझा। तो देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर ये वाला जो है a प्लस बी के फॉर्मूला पे हम लोगों ने रखा और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम लोगों ने ये वाले ब्रैकेट को उस फॉर्मूला पे तोड़ा तो हमें ये मिला। उसके बाद x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर ये 4x वाला टर्म पास में लेकर आ गए, फिर प्लस 4 और ये जो है यहाँ पर लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर 2x स्क्वायर 4x और इसको माइनस करने पे हमें क्या बोला मिला, -240। अब हमें दिख रहा है कि ये जो टर्म हमें मिला है 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड किससे, तो 2 से। डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने किस मेथड से सॉल्व किया, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 120 का फैक्टर हमें क्या मिला 12 10 सा सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने। उसके बाद 10 प्लस 2 और 10 माइनस x प्लस 12 और x माइनस 10 को हमने क्या किया 0 से कंपेयर किया। तो x की वैल्यू हमें पहले मिली -12 और दूसरी वैल्यू मिली 10।
हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। तो ये हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये ना तो नेगेटिव होते हैं, ना ही फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2 दैट इज x 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला है, तो इसको भी अच्छे से देख लो कैसे करना है। तो अब हम लोग अपना थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन द ईच कॉलम। तो कॉलम में जितना भी ट्रीज है उससे रोज में 5 और ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे देखो हमें पहले तो फ्लो चार्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज क्या हो जाएगा, तो अगर कॉलम में x ट्रीज है तो हमें पता है कि रोज में 5 मोर है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आएगा x प्लस 5। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया है 150। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या दिया है 150। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कॉलम भी मिल जाएगा, रो भी मिल जाएगा। और जो हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको यूज करके क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। अब क्वेश्चन को देखो क्या बोला है। इन द ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ ईच कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो देखो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि ये हमें पता है कॉलम होता है और इसे क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो मान लो ये जो भी है ना डॉट डॉट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बताओ तो आप कैसे बताओगे, तो देखो हमें पता है कि रोज टोटल कितने हैं, रो तो 1 2 3 एंड 4, 4 रो है ना यहाँ पे, तो 4। और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 और 3, 3 कॉलम है और कितने हैं, 4 रो है। तो अगर आपको पता करना है कि 3 कॉलम बना रहे हैं और 4 रो बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने खड़े होंगे इसमें, तो क्या करोगे 4 × 3 करोगे तो पता चलेगा कि 12 स्टूडेंट्स पूरे इस बॉक्स में खड़े आ रहे हैं जिसमें 4 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर काउंट करने जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसी तरह हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि रो की संख्या कितनी है, तो x प्लस 5 है और कॉलम्स कितने हैं, तो x है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर मुझे बोला रहता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है तो ये मुझे कैसे पता चला, मैंने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तब जाके मुझे पता चला ना कि रो और कॉलम्स को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 12 है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या काम करेंगे, x और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि रोज और कॉलम्स में टोटल कितने पेड़ हैं। तो हमें तो वो पता ही है कि 150 पेड़ है, बस हमें करना क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हमें क्या मिला 150। अब हमें फाइंड क्या करना है, रो और कॉलम्स के नंबर्स। ठीक है, कि कितने पेड़ हैं सारे।
तो ये वाला चीज़ जो है ये अगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है ना कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो। तो कभी भी रो और कॉलम वाला टर्म आता है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स, जो भी नंबर्स हमको दिए रहते हैं उनको हमेशा मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो x इंटू एक्स प्लस 5, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज। अब हमें क्या करना है, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x और ये 150 है, इधर आ जाएगा तो -150 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला टर्म समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व भी कर लोगे। तो रो और कॉलम जैसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो अगर कुछ नहीं मेंशन किया है ना कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रो और कॉलम में टोटल कितने एलिमेंट्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई ही करते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 का फैक्टर क्या बनता है, तो देखो हमें पता है 15 टेंजा क्या होता है 150, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको भी आएगा माइनस का साइन। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट्स को सब एक साथ कर लो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -15 और x माइनस 10 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें रो और कॉलम जो फाइंड करना था, x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमें पता है रो और कॉलम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रो एंड कॉलम्स आर नेवर इनटू नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है कॉलम्स, और x प्लस 5 दैट इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ये क्या है तो रोज। और यही हमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 10 कॉलम है और 15 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें करना था, तो नंबर ऑफ कॉलम हमें कितना मिल गया, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ कॉलम 10 एंड नंबर ऑफ रोज 15। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट में इतना ही करना था, लेकिन ये जो हम लोगों ने मेथड किया ना, ये दिखाना भी ज़रूरी है। तो इसको भी देखते हैं एक बार फेयर में अच्छे से। तो देखो ये तो हमें वैसे भी क्वेश्चन में दिया था, लेट नंबर ऑफ ट्रीज, एक मिनट, हाँ, let number of trees in column be x and number of trees in row be x plus 5, कॉलम से 5 ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 150 एंड नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कभी भी रोज एंड कॉलम्स की संख्याओं में कितने एलिमेंट्स ये पता करने के लिए मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, फिर हम लोगों ने उसका फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद x की हमें दो वैल्यूज़ मिले, एक नेगेटिव मिला और एक पॉजिटिव मिला। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये लगभग आपके 2 मार्क्स तो आपको अच्छे से दे ही देगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने गलती कर दी ना, तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है और मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें पता है कि कॉलम्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 10, x की वैल्यू आएगी 10 और नंबर ऑफ रोज क्या है 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो ये देख लो अच्छे से एक बार। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। ओल्डर का मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है।
तो विवेक किशोर से बड़ा है कितना, बाय 5 ईयर्स। तो अगर मैं किशोर की एज को बोल दूं कि मान लो किशोर की एज 10 साल है, तो विवेक की एज क्या होगी, उससे 5 साल बड़ा है, मतलब 15 साल की होगी। तो इसमें हम लोग x किसको मानेंगे, तो किशोर के एज को हम x मानेंगे, तो विवेक का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब आगे हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। तो उनके जो एज हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका हम लोग क्या करेंगे, तो सम करेंगे। ठीक है, दोनों के एज का सम करेंगे, लेकिन कैसे, तो उनके रेसिप्रोकल का। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो मान लो मैंने आपको दिया है 2, तो 2 के अपॉन में क्या होता है 1, लेकिन वही अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर आपको x दिया है तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x के अपॉन 1 है। ठीक है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि किशोर की एज जो है, किशोर की एज बी x ईयर्स, तो विवेक की एज क्या हो जाएगी, विवेक की एज हो जाएगी x प्लस 5। क्यों, क्योंकि विवेक जो है वो किशोर से 5 साल ओल्डर है। ठीक है, बड़ा है। अब हमें क्या करना है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम। तो एक सेकेंड देखो किशोर की एज x है, तो किशोर के एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। और विवेक के एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। और दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, दोनों के एज का रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, किसके बराबर है, तो बराबर है, बराबर मतलब इज इक्वल्स टू 1/6। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, और यही हमें इक्वेशन की ज़रूरत थी। हमें क्या बोला है कि विवेक इज ओल्डर देन, ये जो देन होता है ना किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना रहता है। तो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। बोला क्या है कि विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। तो अब हमें किशोर की एज अगर पता रहेगी तो विवेक की एज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो किशोर की एज को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया x। तो अगर किशोर की एज x है और विवेक इससे 5 साल बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5। ठीक है, अब दोनों का एज तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब आगे हमें क्या बोला है, द सम। ठीक है, द सम, सम किसका, तो उनके एजेस का सम करना है, लेकिन उनके एजेस का रेसिप्रोकल लेके आपको सम करना है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। तो जो उनकी एज हम लोगों ने अज्यूम की है उसका रेसिप्रोकल करोगे और सम करोगे, और ये दोनों एजेस का सम किसके बराबर है, तो 1/6 के बराबर। आगे तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, x प्लस 5 प्लस, और x 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x, और नीचे वाले टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/6। तो ऊपर वाला टर्म देखो, ये तो इजी है, प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन नीचे वाला x² प्लस 5x। ठीक है, x इंटू एक्स, x², x इंटू 5, 5x, और ये जैसा है वैसा रहेगा। अब आगे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे होगा, 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x।
तो अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 और x प्लस 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ लेंगे क्या? तो नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का टर्म हमको पॉजिटिव चाहिए रहता है, तो इसको यहीं पे रहने दो। ये वाले टर्म्स को क्या करो ना, उठा के यहाँ पे कर दो। तो ये कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये दोनों टर्म्स माइनस होंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया तो आगे का स्टेप तो हमें पता ही है कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जैसे मैंने बोला था, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। जो सबसे इजी है फैक्टराइजेशन, हम लोग अधिकतर वही यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। 30 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? तो मिडल वाला टर्म 7। तो फैक्टराइजेशन तो बहुत हम लोगों ने देख लिया, तो अब क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इक्वेशन तो हमने कैसे बनाना है ये तो देख लिया। अब इसको फेयर में देखते हैं। तो अब यहाँ देखो, जैसे हम लोग ने रफ में समझा था, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x। किशोर का एज हमने x मान लिया, तो विवेक का एज क्या होगा? हमें पता है कि विवेक इज ओल्डर बाय 5 ईयर्स। किससे? किशोर से। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 5। नाउ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। तो दोनों के एज का रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे? उसका सम लेंगे, और वो सम किसके इक्वल है? तो 1/6 के इक्वल। फिर जिस तरह हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहला इधर एडिशन करेंगे। तो ये हम लोगों ने किया रफ में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो हमारा इक्वेशन हमें क्या मिला था? तो देखो, ये इक्वेशन हमको मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो यहाँ पे जो भी स्टेप आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेकर जाओगे, राइट से लेफ़्ट लेकर जाओगे, तो जो साइन चेंज होंगे ना उस पर फोकस करना कि गलती ना कर देना, वरना हो सकता है कि लेके फंस जाओगे। तो इसीलिए यहाँ से वहाँ पे वैल्यूज़ को करते समय साइन पे ध्यान देना। यह हमारा इक्वेशन हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। अब हमें क्या करना है? माइनस 30 का फैक्टर ढूंढना है, और 30 किस टेबल में आता है? तो 10 3 ज़ा 30। तो 10 को 3 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो आगे का स्टेप तो आप लोगों को पता ही है, किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30। तो इन दोनों को पहले देखेंगे, फिर ये दोनों। तो इसमें से x कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 30। फिर यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ गया, तो क्या बचा? x माइनस 30। फिर सबको एक ब्रैकेट में लेकर आओ, कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचा हुआ है x प्लस 3 उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दोनों ब्रैकेट को 0 से क्या करेंगे? बारी बारी कंपेयर करेंगे। तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 10। और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 3। और सिंस हमें एक और क्वेश्चन में देखा था, जो फर्स्ट हम लोग ने किया था, हमें पता है कि एजेस जो है, किसी का भी एज कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम लोग कौन सी वैल्यू को अज्यूम करेंगे? x इज इक्वल्स टू 10। और x हमने किसको माना था? तो किशोर के एज को हमने x माना था। तो किशोर की एज क्या हो गई? x इज इक्वल्स टू 10, दैट इज 10 ईयर्स ओल्ड। एंड विवेक की एज क्या हो गई? x प्लस 5, दैट इज 10 प्लस 5 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार अच्छे से, ये तो बस इतना ही करना है। जो भी थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा ना, वो इक्वेशन को फॉर्म करने में ही आएगा, बट जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप ध्यान दोगे, अच्छे से पढ़ोगे और जो भी क्या कहते हैं सिचुएशंस दिए हुए हैं उनको गौर करोगे, तो इक्वेशन बनाना इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than
इन द फर्स्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में सुयश को कुछ मार्क्स आए होंगे। सेकेंड टेस्ट जब दोबारा से टेस्ट हुआ तो फर्स्ट वाले से 10 प्लस ज़्यादा आ गए, मतलब 10 मार्क्स उसको ज़्यादा आ गए। जैसे मान लो कि हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अगर मुझे 20 में से 10 मार्क्स मिले तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में क्या है, तो 10 मार्क्स और ज़्यादा मिल गए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के हिसाब से। तो 10 पहले के और 10 और ज़्यादा मिल गए, तो मतलब 20 मार्क्स मिल गया। तो यही बोला है कि फर्स्ट टेस्ट में सुयश को जितना मिला था सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स उससे भी ज़्यादा मिल गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट को, रुक जाओ पेन थोड़ा डार्क करें, तो फर्स्ट टेस्ट को अज्यूम कर लो कि उसको मिले थे x मार्क्स, ठीक है। तो सेकेंड टेस्ट में उसको कितना मिला होगा, तो हमें पता है पहले से 10 ज़्यादा मिल गया था, तो पहले मार्क्स का भी लेंगे और उसमें 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट में 5 टाइम्स, तो मैंने पहले भी जब हम लोगों ने 1.6 या 1.5 जब हम लोगों ने किया था वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे भी जब हम लोग देख रहे थे, तो जब मोर, लेस, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे वर्ड यूज़ किया जाता है, तो मोर का मतलब क्या होता है, ऐड करना। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो देखो यहाँ पे हमने जब पढ़ा कि 10 मार्क्स मोर, तो 10 मार्क्स मोर के लिए हम लोगों ने ऐड कर लिया। यहाँ पे क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। तो 5 टाइम्स का मतलब इसमें 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम्स मोर इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। इज सेम किससे है, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, फर्स्ट टेस्ट में उसको मिला था x, सेकेंड टेस्ट में उसको कितना मिला था, तो x प्लस 10, ठीक है। अब बोला क्या है कि फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सेकेंड टेस्ट में मिले हुए मार्क्स से। फर्स्ट टेस्ट में जितना भी मार्क्स मिला था उसका स्क्वायर करना है सेकेंड टेस्ट में मिले हुए मार्क्स से, ठीक है। तो देख लो एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा है देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने भी मार्क्स आए थे सेकेंड टेस्ट में उससे 10 ज़्यादा आया। अब आगे क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो 5 टाइम्स लिखा है ना, टाइम्स का मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 टाइम्स बोला रहता तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम्स बोलता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। तो टाइम्स का मतलब क्या है, जब भी कभी बोले कि थ्राइस, ट्वाइस, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में क्या है, x प्लस 5, तो क्या आई मीन x प्लस 10, तो 5 टाइम्स इसका स्कोर इज सेम एज, इज का मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इसी तरह से होगा। अब आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट टेस्ट को x मान लो तो सेकेंड टेस्ट में कितना मिलेगा, x प्लस 10, पहले टेस्ट से 10 नंबर ज़्यादा मिल गया होता उसको। 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। अब आगे इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 5 इंटू एक्स, ये देगा हमें 5x प्लस 5 टेन ज़ा 50। अब ये वाले टर्म्स को यहाँ पे लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर इज माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया।
अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो हमें पता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो भी चीज़ था वो क्या था, यहाँ पे इसको समझना कि क्वेश्चन में बोला क्या था। सुयश को 10 मार्क्स ज़्यादा मिल गए फर्स्ट टेस्ट में मुकाबले किसके, फर्स्ट टेस्ट के। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको जितना भी मिला होगा सेकेंड टेस्ट में उसमें 10 मार्क्स ज़्यादा मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट का स्कोर हमको पता है तो उसका 5 टाइम्स इज इक्वल टू तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। अब आगे इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को फेयर दिखा रही हूँ क्योंकि इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो लेट स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बी x, स्कोर ऑफ सुयश इन सेकेंड टेस्ट इज 10 मोर देन इन फर्स्ट। तो क्या था, x प्लस 10। 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से बना, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद क्या किया, 5 को x में मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और ये वाला जितना भी टर्म है ये सब हम यहाँ पे लेके चले गए तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग ने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो फैक्टराइजेशन 1 है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 50, और साइन क्या आएगा, माइनस साइन। 50 का फैक्टर क्या है, तो 10 5 ज़ा 50। फिर बड़े वाले टर्म को मिडल वाले नंबर का साइन देते हैं, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 हमको मिलता है, और बिगर नंबर साइन माइनस, तो ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50। तो ये दोनों टर्म्स को अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बाहर। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x बाहर आया तो अंदर क्या बचा, x प्लस x माइनस 10। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 5 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट, दो ब्रैकेट एक ही जैसे तो एक बार लिखेंगे और बाकी जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिली 10 और दूसरी वैल्यू मिली -5। तो हमें पता है कि स्कोर जो भी हमको एग्ज़ाम में मिलता है वो क्या नेगेटिव होता है, कभी नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है ना। नेगेटिव मिलने का क्या मतलब है कि आप तो गए फेल। तो स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव। सुयश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट में सुयश का मार्क्स कितना था, तो 10, और सेकेंड टेस्ट का तो हमको पूछा ही नहीं है ना, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिला, 10 मार्क्स मिला, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही जब हम लोग रफली कर रहे थे तो एग्जाम्पल भी यही ले लिया था, ठीक है। तो देखो पहले टेस्ट में उसको 10 मार्क्स मिला, अब दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से भी 10 ज़्यादा मिल गए, मतलब अब दूसरे टेस्ट में उसको मिले होंगे 20 मार्क्स। सिंपल, समझ में आ गया। तो ये बस इतना ही था। तो देख लो इसको अच्छे से। तो स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखना, फिर इक्वेशन एक बार इजीली फॉर्म हो गया तो बाकी का मेथड तो फैक्टराइजेशन हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि कैसे फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टर वैल्यूज़ को किस तरह से इक्वेशन में रख के एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 में हम लोगों ने पांचों क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, कैसे इक्वेशन को फॉर्म करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम लोगों ने इसमें समझा है। अब बाकी जो रिमेनिंग और 5 क्वेश्चंस है आई थिंक उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये पांचों क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से भी करना और ट्राई करना। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सेट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है एजेस के ऊपर, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस को देखना और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि और अच्छे से आपको भी समझ में आए, ठीक है।
बस, थैंक यू, बाय बाय।